आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो बेसिकली हमारी बायो फार्मास्यूटिक्स की यूनिट फर्स्ट चल रही थी, जिसमें हम पहले मैकेनिज्म ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन पढ़ चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रग अब्जॉर्प्शन नॉन पर एक्ट्रावास्कुलर रूट। ठीक है, तो बेसिकली फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स से डिवाइडेड हैं: फिजियोकेमिकल फैक्टर, फार्मास्यूटिकल फैक्टर और पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। तो पहले फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ अब्जॉर्प्शन समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि अब्जॉर्प्शन होता कैसे है। तो बेसिकली हम ड्रग टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में लेते हैं, वो हमारे स्टोमच में जाती है। उसके बाद उसका क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, जिसके बाद वो डिसोल्यूशन होता है। डिसइंटीग्रेशन मतलब पहले स्टोमच में HCl के साथ ब्रेक होगी। ब्रेक होने के बाद ये जो ब्रेकेज पार्टिकल हैं क्या होंगे, सॉलिड्स टू लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, तो उसे बोलेंगे हम डिसोल्यूशन। ठीक है, डिसोल्यूशन क्या होता है, कन्वर्ट इन सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, देन ये डिसोल्यूशन होने के बाद ये ड्रग या तो हमारी नॉन आयोनिक होगी या आयोनिक होगी। अगर ये ड्रग आयोनिक हुई तो क्या होगी, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। अगर नॉन आयोनिक हुई या अनआयोनाइज्ड फॉर्म में हुई तो ये हमारी इजीली ब्लड स्ट्रीम को क्रॉस कर जाएगी, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी और ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगी। तो यही हमारा ड्रग का नॉन आयोनिक से सेल मेम्ब्रेन में पहुंचना, ड्रग का ब्लड में पहुंचना अब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, तो मेजरली 3 फैक्टर आर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ अब्जॉर्प्शन में पहले फिजियोकेमिकल फैक्टर, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, फॉर्मुलेशन फैक्टर। तो पहला फैक्टर है हमारा फिजियोकेमिकल फैक्टर। तो बेसिकली इसमें 8 टाइप के फैक्टर आते हैं हमारे। पहला आता है ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट, दूसरा पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया, तीसरा पॉलीमॉर्फिज्म एंड एमॉर्फिज्म, फोर्थ है हमारा सूडो पॉलीमॉर्फिज्म जिसमें हाइड्रेट एंड सॉल्वेट है, देन सॉल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग, देन लिपोफिलिसिटी, देन पीएच और ड्रग स्टेबिलिटी। ठीक है, तो पहला हमारा है इसमें फैक्टर ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट। तो ये हमारा फिजियोकेमिकल फैक्टर है जिसमें हमें 8 फैक्टर पढ़ने हैं। तो जिसमें हम पहला फैक्टर पढ़ रहे हैं ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट। तो ये कैसे हमारे फैक्टर अफेक्ट करता है अब्जॉर्प्शन को। ठीक है, तो जो रेट डिटरमाइन स्टेप होता है इन अब्जॉर्प्शन ऑफ ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग आर रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड रेट ऑफ परमिएशन। मतलब जितना ज़्यादा रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा उतना ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगा, जितनी ज़्यादा रेट ऑफ परमिएशन होगा उतना ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगा। जैसे फॉर हाइड्रोफोबिक ड्रग, ठीक है, रेट लिमिटिंग स्टेप इज रेट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, जो हाइड्रोफोबिक ड्रग होती हैं उनके लिए क्या होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप मतलब यहाँ पे आके वो ऑब्जॉर्व होना स्टार्ट कर देंगे डिसोल्यूशन पे आके। ठीक है, जैसे स्पायरोनोल एक्टॉन है। देन फॉर हाइड्रोफिलिक ड्रग द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन इस डिटरमाइन स्टेप इज रेट ऑफ परमिएशन। क्या होती हैं ये, तो हमारी जो हाइड्रोफिलिक वाटर लवर ड्रग होती हैं वो क्या होती हैं, डायरेक्ट परमिएट हो जाती हैं सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो उनका क्या होगा, रेट ऑफ परमिशन होगी क्या, रेट लिमिटिंग या रेट डिटरमाइन स्टेप, जैसे नियोमाइसिन ड्रग का एग्जांपल है। तो ये पहला फैक्टर है ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट, मतलब रेट ऑफ डिसोल्यूशन और परमिएबिलिटी पे अफेक्ट करता है। ठीक है, अब दूसरा है पार्टिकल साइज या रिवर्स ड्रग सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन ड्रग हमारी कितने हाइड्रोफिलिक होनी चाहिए या हाइड्रोफोबिक होनी चाहिए। तो जो हाइड्रोफिलिक होगी वो रेट ऑफ डिसोल्यूशन करेगी, जो लिपोफिलिक होगी वो लिपोफिलिक होगी वो रेट ऑफ डिसोल्यूशन, हाइड्रोफिलिक परमिएशन। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड हमारा पार्टिकल साइज एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया। तो पार्टिकल साइज जितना कम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, सरफेस एरिया होगा और उतना ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा छोटा पार्टिकल होगा वो इजीली उसका सरफेस एरिया बड़ा होगा और उतना ही ज़्यादा उसका अब्जॉर्प्शन होगा। तो स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल हैज बीन यूज्ड टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग। ठीक है, तो स्मॉलर साइज जो भी पार्टिकल होते हैं हैज बीन यूज्ड टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग। ठीक है, जिस भी ड्रग की पुअरली सॉल्युबिलिटी होती है उसके लिए क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल किए जाते हैं, जिससे क्या हो जाती है, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल डिजॉक्सिन और ग्रेसियोफ्लेविन। ठीक है, ग्रेसियोफुल्विन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सरफेस एरिया, 2 टाइप के सरफेस एरिया होते हैं, एब्सोल्यूट और इफेक्टिव सरफेस एरिया। अब जो इफेक्टिव सरफेस एरिया होता है इज मच इम्पोर्टेंट देन एब्सोल्यूट। तो ये एब्सोल्यूट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा एब्सोल्यूट सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, अगर जितना कम वो जितना ज़्यादा हमारा पार्टिकल साइज, ये जितना कम पार्टिकल साइज होगा हमारा, मतलब रिड्यूस द पार्टिकल साइज, उतना ज़्यादा हमारा इफेक्टिव सरफेस एरिया बढ़ेगा और उतना ज़्यादा हमारा अब्जॉर्प्शन होगा। तो ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट है इसमें सरफेस एरिया और
सरफेस। देन हमारा इसमें आती है दो टाइप की ड्रग होंगी, या तो हाइड्रोफिलिक ड्रग होगी या हाइड्रोफोबिक ड्रग होगी। जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है मतलब वाटर ग्लू, तो ये हम हाइड्रोफिलिक का साइज रिड्यूस करते हैं या माइक्रो, तो हमारा रेट ऑफ डिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ग्रेसियो फुलविन है और डिजॉक्सिन है, ठीक है। तो डोज रिड्यूस हाफ ड्यू टू माइक्रोनाइजेशन, ठीक है। और हमारा हाइड्रोफोबिक ड्रग है, अगर इसकी हम माइक्रोनाइजेशन करते हैं तो उसका डिजोल्यूशन रेट घट जाएगा। और यूज सर्फेक्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ ड्रग के लिए हम सर्फेक्टेंट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइमॉर्फिज्म। तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक चीज़ की कई सारी फॉर्म, ठीक है, उसे बोलते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो बेसिकली व्हेन सब्सटेंस एग्जिस्ट मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो जो सब्सटेंस क्या करता है, एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, उसे बोलते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप के होते हैं, एंटेरियोटॉपिक वो इनैंसियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ और मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ। जो इनैंसियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ होते हैं, दी कंपाउंड चेंज ऑन टेम्परेचर प्रेशर इन द अनदर फॉर्म। ऐसे कंपाउंड होते हैं जो क्या होते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर पर अपने आप को चेंज कर देते हैं, वो होते हैं हमारे इनैंसियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ, जैसे सल्फर है। देन मोनोट्रॉपिक पॉलीमर्स हैं वो जो हमारे टेम्परेचर या स्टेबल हर चीज़ पे वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं ऑल टेम्परेचर और प्रेशर पे, जैसे ग्लिसरील है और स्टेरेट है, ठीक है, स्टीरेट्स है, ग्लिसराइल स्टीरेट, ठीक है। अब इसमें आता है एक एमॉर्फिज्म। अभी हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे थे, अब पढ़ रहे हैं एमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप थे, इनैंसियोमर और मोनोटॉपिक, ठीक है। अब इसमें भी हमारा एमॉर्फिज्म, ये हमारे क्या होता है, इनरेगुलर शेप होता है और हाई डिग्री ऑफ अब्जॉर्प्शन होता है, एंड डिजोल्यूशन भी इसका हाई डिग्री होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा हमारा कंपाउंड एमॉर्फिज्म है तो उसका ज़्यादा उतना ज़्यादा अब्जॉर्प्शन एंड डिजोल्यूशन होगा। और नो इफेक्टिव सरफेस एरिया इज मोर, इसके लिए ना तो ज़्यादा इफेक्टिव सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। देन है हमारा सूडो पॉलीमॉर्फिज्म। सूडो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ये भी हमारे पॉलीमॉर्फिज्म की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो हमारा ड्रग होता है वो क्या होता है, इस टाइप से वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए रखता है। तो इसमें व्हेन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल मतलब ड्रग या सोलवेंट मॉलिक्यूल ड्रग आर इंट्रैप्ड इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जैसे ये हमारा ड्रग है और ये हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इसके अंदर इंट्रैप्ट होता है और पॉलीमॉर्फ इज कॉल्ड सूडो पॉलीमॉर्फ, ठीक है। इसे हम सूडो पॉलीमॉर्फ बोलते हैं, मतलब पॉलीमॉर्फ की तरह ही है, ठीक है, कि एक ड्रग ने दूसरी फॉर्म बना दी है, तो इसे सूडी फॉर्म। अब इसमें दो टाइप के होते हैं, एक सॉल्वेट एक हाइड्रेट। अगर जैसे ये ड्रग थी हमारी, ये इसके अंदर बंद थी, अब ये अगर एनी मॉलिक्यूल विच इंट्रैप्ट विथ एनी अदर सॉल्वेंट सच एस एसिटिक एसिड या ग्लाइसिक एसिड, मतलब वाटर के अलावा किसी भी मॉलिक्यूल से ये क्या हो, अटैच हो, उसके अंदर बंद हो, तो वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट, मतलब अदर देन वाटर। तो एनी मॉलिक्यूल इंट्रैप्ट विथ एनी अदर सॉल्वेंट सच एस एसिटिक एसिड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। देन सेकेंड है हाइड्रेट। अगर ये हमारी जो ड्रग है, इफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज इंट्रैप्ट विद वाटर सो कॉल्ड हाइड्रेट, तो मतलब ये जो ड्रग थी इसके साथ वाटर के साथ इंट्रैप्ट की गई है, तो इसे बोलेंगे हम हाइड्रेट, ठीक है। तो जो हमारे सोलवेट होते हैं मोर स्टेबल होते हैं देन हाइड्रेट के, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, ज़्यादा बॉन्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, सूडो पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब होते तो पॉलीमॉर्फिज्म ही है, लेकिन ये हमारे पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होते, लेकिन दिखते उन्हीं की तरह हैं, ठीक है। तो इसमें सॉल्वेट और हाइड्रेट आते हैं। सॉल्वेट में वो है कि जिसपे क्या होता है, जो बाहर की लेयर होती है या इंट्रैप्ट जो होता है वो क्या होता है, हमारा कोई भी वाटर को छोड़ के सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड ग्लेशियल एसिड, ठीक है। और हाइड्रेट में क्या होगा, जो बाहर की लेयर होगी या इंट्रैप्ट होगा वो किसके अंदर होगा, वाटर के अंदर होगा ड्रग हमारा, ठीक है, तो वो हाइड्रेट। अब सॉल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग, तो बेसिकली जो सॉल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग होती है उसमें क्या होती है, एक डिफ्यूजन लेयर होती है। अगर हमारी ड्रग की सॉल्ट फॉर्म होगी या वीक एसिड या वीकली भी होगा, तो वो क्या होगा, उस डिफ्यूजन लेयर को ईजिली क्रॉस कर जाएगा और उसका रैपिड डिजोल्यूशन हो जाएगा और ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगा हमारे सॉल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग का, ठीक है। अब जो बेसिकली सॉल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग व्हेन पीएच ऑफ डिफ्यूजन लेयर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। एग्जांपल ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, ठीक है। तो जो हमारा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड होता है उसका ज़्यादा डिफ्यूजन लेयर को ईजिली क्रॉस कर जाता है और उसका अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और उसका डिजोल्यूशन ऑफ ड्रग बढ़ जाता है, जैसे एस्पिरिन है और पेनिसिलिन है, ठीक है। वो इस डिफ्यूजन लेयर को ईजिली क्रॉस कर जाती हैं, ठीक है, अगर उनके सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद ये पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस,
ठीक है। सो दिस थ्योरी स्टेट दैट फॉर ड्रग कंपाउंड मॉलिकुलर वेट मोर देन 100, सो ट्रांसपोर्ट बाई पासिव डिफ्यूजन इट डिपेंड बाई अब्जॉर्प्शन बाई डिसोसिएशन कांस्टेंट pK of drug, the lipid solubility and unionized drug और the pH of absorption site। तो इसमें क्या है कि हाइपोसेंसिटिव 3 चीज़ों पर बेस्ड है हमारा। किसमें? पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब pK ऑफ ड्रग पे, दूसरा लिपिड सॉल्युबल या अनायोनाइज्ड ड्रग पे, तीसरा pH ऑफ अब्जॉर्प्शन साइट पे, ठीक है। फिर हमारा लिपोफिलिसिटी एंड ड्रग अब्जॉर्प्शन, तो ड्रग इज मोर लिपोफिलिस सो मोर अब्जॉर्प्शन देन हाइड्रोफिलिक, ठीक है। देन हमारे ड्रग स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ड्रग अब्जॉर्प्शन, इफ अनस्टेबल सो लो अब्जॉर्प्शन रेट ऑफ, ठीक है। अगर हमारा ड्रग अनस्टेबल रहा तो कम अब्जॉर्प्शन होगा। तो ये बेसिकली हमारे फिजियोकेमिकल फैक्टर थे ड्रग के, ठीक है। अब हमें पढ़ने हैं फार्मास्यूटिकल फैक्टर। ये टोटल 8 फैक्टर थे हमारे, ड्रग स्टेबिलिटी, लिपोफिलिसिटी एंड ड्रग अब्जॉर्प्शन, पीएच, पार्टीशन, हाइपोसेंसिटिव और सॉल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग, और हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, सूडो पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, और एमॉर्फिज्म इसी में ही है, और उसके बाद पार्टिकल साइज और ड्रग स्टेबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट। अब हमें पढ़ने हैं कौन से? फार्माकोलॉजिकल या फार्मास्यूटिकल फैक्टर, ठीक है। फॉर्मुलेशन फैक्टर भी बोलते हैं हम ड्रग की फॉर्मुलेशन से रिलेटेड। तो इसमें हमारे 5 फैक्टर आते हैं। पहला आता है डिसइंटीग्रेशन टाइम, दूसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल जिसमें ग्रेनुलेशन है एंड कंप्रेशन है, तीसरा आता है नेचर एंड टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म कि किस टाइप की हमारी डोजेस फॉर्म है, फोर्थ आता है न्यूट्रास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल एफिशिएंट और प्रोडक्ट एज एंड स्टोरेज कंडीशन, फिफ्थ हमारा फैक्टर है। तो इसमें पहला है डिसइंटीग्रेशन टाइम। तो बेसिकली जो रेपिड डिसइंटीग्रेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर रेपिड अब्जॉर्प्शन, अगर जिस भी टैबलेट का रेपिड डिसइंटीग्रेशन होगा तो उसका रेपिड अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। सो डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ टैबलेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ बाइंडर, जितना ज़्यादा बाइंडर उसमें होगा तो उतना ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन टाइम बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए एंड बाइंडर एंड कंप्रेशन फोर्स के डिपेंड होता है हमारा किस पे? डिसइंटीग्रेशन टाइम। अब बेसिकली जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है कोटेड टैबलेट का कितना होता है? 30 मिनट, और इंटेरिक कोटेड टैबलेट का 15 मिनट, और अनकोटेड टैबलेट का 5 to 15 मिनट, और जो च्यूएबल टैबलेट होती हैं उनका कोई डिसइंटीग्रेशन टाइम नहीं होता, ठीक है। च्यूएबल टैबलेट नो डिसइंटीग्रेशन टाइम, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा डिसइंटीग्रेशन टाइम है। अब उसके बाद है डिसोल्यूशन टाइम। तो डिसोल्यूशन टाइम इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस सोल्यूलाइज इन गिवन सॉल्वेंट सॉलिड टू लिक्विड। एग्जांपल लेस डिसोल्यूशन टाइम सो हायर अब्जॉर्प्शन, जिस ड्रग का जितना कम डिसोल्यूशन टाइम होगा उतना ज़्यादा बॉडी के अंदर उसका अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। देन आते हैं थर्ड मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल। तो सेवरल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्फ्लुएंस ड्रग अब्जॉर्प्शन, ड्रग डिसोल्यूशन या ड्रग अब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल टैबलेट इज मेड बाय ग्रेनुलेशन इन कंप्रेशन, जो टैबलेट हमारी ग्रेनुलेशन से बनी होगी तो उसका जल्दी अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और जो कंप्रेशन फोर्स से बनी होगी तो वो जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होगा, डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा और जल्दी अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ग्रेनुलर टैबलेट अब्जॉर्प्शन इज हाई एंड डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन टाइम इज लो, ठीक है। तो डिसोल्यूशन टाइम उसका लो होगा और डिसइंटीग्रेशन भी लो होगा, तो जल्दी हमारी ब्रेक डाउन हो जाएगी और जल्दी डिजोल्व हो जाएगी और अब्जॉर्प्शन उसका हाई हो जाएगा। और अगर जो कंप्रेस टैबलेट है उसका लोअर अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। देन उसके बाद है फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसमें हमारे पहला आता है व्हीकल। व्हीकल में क्या है? इफ़ मिसिबल व्हीकल सो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन इज हाई, मतलब वाटर मिसिबल या प्रोपाइलिन वगैरह हो तो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन। अगर इमिसिबल व्हीकल है, जो हमारे ड्रग है उसके साथ व्हीकल मिक्स नहीं हो रहा, तो अब्जॉर्प्शन स्लो होगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एक्सफिशिएंट में है। देन हमारे डाइल्यूएंट डाले जाते हैं, डाइल्यूएंट विच इंक्रीज द बल्क ऑफ टैबलेट, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे कंपाउंड जो बल्क ऑफ टैबलेट को बढ़ाते हैं, जैसे इसमें है हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट और हाइड्रोफोबिक डाइल्यूएंट, जिसमें हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट क्या करते हैं? अब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, और हाइड्रोफोबिक डाइल्यूएंट क्या अब्जॉर्प्शन को घटाते हैं। देन हमारे बाइंडर हैं, बाइंडर में हमारे ग्रेनुलेटिंग एजेंट है, जिसमें हाइड्रोफिलिक बाइंडर है, वो अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और बेटर डिसोल्यूशन जैसे स्टार्च, पीवीपी, जिलेटिन वगैरह। देन मोर अमाउंट ऑफ बाइंडर इंक्रीज, सो अब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। देन हमारे डिसइंटीग्रेशन है, जैसे हाइड्रोफिलिक इन नेचर, डिसइंटीग्रेशन में हाइड्रोफिलिक इन नेचर जो भी हमारे ड्रग होगी, सो डिक्रीज अमाउंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, सो लोअर द वायोबिलिटी, ठीक है। तो जितना हमारी हाइड्रोफिलिक ड्रग होगी उसका उतना कम डिसइंटीग्रेशन होगा और लोअर बायोबिलिटी होगी, ठीक है। अगर हम उसमें ज़्यादा डिसइंटीग्रेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है, और अगर हम डिसइंटीग्रेशन का यूज़ कम कर दें तो उसकी बायोबिलिटी बढ़ जाएगी। अब लुब्रिकेंट क्या होता है? इफ़ मोर अमाउंट ऑफ यूज
सो अब्जॉर्प्शन एंड डिसइंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा अगर लुब्रिकेशन हमने ज़्यादा यूज़ कर लिया। देन विस्कोसिटी सस्पेंडिंग एजेंट, तो ये भी हमारे अमाउंट ऑफ ड्रग क्या करेंगे, अगर हमने ये कम कर दिए तो हमारा अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। और सर्फेक्टेंट में इनहेंस कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन या कॉम्प्लेक्सेशन, सो अब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा हमारा सर्फेक्टेंट की वजह से, ठीक है। और कोटिंग एजेंट में हमारा अगर कोटिंग एजेंट ज़्यादा हो गया तो अब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही कलेंट में अगर कलेंट हमारा डिसोल्यूशन रेट को अफेक्ट करेगा तो अब्जॉर्प्शन भी हमारा घटेगा। देन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, सो अब्जॉर्प्शन, सो अगर हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट डालते हैं तो हमारा क्या होगा, अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, जैसे कैफीन और फावा का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे फार्मास्यूटिकल एफिशिएंट फैक्टर थे, ठीक है। और उसके बाद नेचर एंड टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, तो बेसिकली सबसे ज़्यादा हमारा जो किस टाइप की डोजेस फॉर्म का सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होता है, तो सबसे पहले आता है सॉल्यूशन, फिर आता है इमल्सन, फिर सस्पेंशन, फिर पाउडर, फिर कैप्सूल, फिर टैबलेट, ठीक है। तो क्या होता है डिसइंटीग्रेशन, सबसे पहले टैबलेट का होता है। सॉल्यूशन का कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं होना, ड्रग इन सॉल्यूशन फॉर्म में ही रहती है तो वो डायरेक्ट ब्लड में पहुंच जाती है। तो सबसे ज़्यादा सॉल्यूशन जो फॉर्म में है उसका ज़्यादा हमारा ड्रग अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है इमल्सन। इमल्सन को खाली क्या करना होता है, डिसोल्यूशन करना होता है, मतलब उसे हमारा ऑयल फेज से वाटर फेज में या वाटर से ऑयल फेज में जाना होता है। उसके बाद सस्पेंशन, सस्पेंशन को क्या करना होता है, फाइन पार्टिकल बनाने होते हैं, ठीक है। देन उसका फिर डिसोल्यूशन होता है, फिर वो फाइन पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ड्रग सॉल्यूशन वो में बनती है, ठीक है। तो बेसिकली जो सस्पेंशन होते हैं पहले वो फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं, फिर उनका डिसोल्यूशन होता है, फिर सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, फिर वो हमारे अब्जॉर्ब होते हैं। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होता है वो सॉल्यूशन का होता है, फिर सबसे कम होता है हमारा टैबलेट का, क्योंकि उससे पहले ग्रेनुल कन्वर्ट होगा, फिर वो हमारे ग्रेनुल्स के बाद फाइन पार्टिकल बनेंगे, फिर फाइन पार्टिकल के बाद डिसोल्यूशन होगा। तो मतलब सबसे कम होता है हमारा जो अब्जॉर्प्शन होता है, तो लोअर बुक इसका होता है टैबलेट का, फिर कैप्सूल का टैबलेट से ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उसे टाइम नहीं लगता है। फिर उसके बाद पाउडर, पाउडर का सबसे ज़्यादा। देन फिर उसके बाद सस्पेंशन का पाउडर से भी ज़्यादा, फिर इमल्सन का सस्पेंशन के से ज़्यादा, और जो सॉल्यूशन फॉर्म में होगी उसका सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो फास्टेस्ट अब्जॉर्प्शन हमारा सॉल्यूशन फॉर्म का होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन फॉर्म ऑफ ड्रग इज हायर अब्जॉर्प्शन बट लेस स्टेबल देन सॉलिड डोज फॉर्म, लेकिन हमारे जो टैबलेट होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। देन हमारा सिक्स्थ आता है फैक्टर, फिर प्रोडक्ट एज एंड स्टोरेज कंडीशन, जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट एज होगी तो उसका अब्जॉर्प्शन या वायबिलिटी घट जाएगी, ठीक है। हमारी ड्रग अगर एक्सपायर हो गई तो उसका वायबिलिटी या अब्जॉर्प्शन घट ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुल फैक्टर थे। अब आते हैं थर्ड फैक्टर पे, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। तो बेसिकली इसमें हमारे पेशेंट को क्या क्या रूट से ड्रग दी जा रही है, तो पहला इसमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारा जो आपको पता ही होगा कि जो IM रूट होता है उसका सबसे ज़्यादा क्या होता है, 100% वायबिलिटी होती है। तो पेरेंटल रूट में हमारा सबसे ज़्यादा IM रूट जो होगा उसकी सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। देन हमारा उसके बाद IM के बाद IV के बाद IM आएगा, IV के बाद IM में हमारा अब्जॉर्प्शन कम होगा IV से, ठीक है। देन इंट्रा आर्टिकल आएगा और इंट्रा एथिकल आएगा, ठीक है। देन हमारे टॉपिकल रूट में हमारे ट्रांसडर्मल होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होता है, और जो इंट्रानेजल होते हैं उनको भी वो फर्स्ट मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देते हैं, तो उनका भी अब्जॉर्प्शन अच्छा खासा होता है, ठीक है। देन वजाइनल रूट का तो इसका अब्जॉर्प्शन स्लो होता है, ठीक है। देन इंटरनल रूट का तो इसका अब्जॉर्प्शन भी बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो ये हमारे स्लो अब्जॉर्प्शन ये रूट के बेसिस पे था। अब दूसरा है मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी। तो ये मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी अकॉर्डिंग टू, अगर मेम्ब्रेन हमारी लिपोफिलिक है तो वहाँ से हमारी ड्रग लिपोफिलिक होनी चाहिए और मेम्ब्रेन से अब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, इफ ग्लोबुलर प्रोटीन इज हाई सो हमारा अब्जॉर्प्शन हाई होगा, ठीक है। थर्ड है फैक्टर एज में क्या है, चिल्ड्रेन जो होते हैं उनमें स्लो अब्जॉर्प्शन होता है, और जो अडल्ट होते हैं उनमें ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होता है, और जो एल्डर पीपल होते हैं मतलब बूढ़े लोग होते हैं उनमें अब्जॉर्प्शन चिल्ड्रेन की तरह ही होता है, मतलब स्लोअर रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्योंकि उनकी जो अब्जॉर्प्शन करने के लिए जो सेल्स होती हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं हो कर पाती, ठीक है। देन गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम, थर्ड और फोर्थ फैक्टर है कि जितना ज़्यादा आपका ये GIT खाली रहेगा तो उतना ज़्यादा ड्रग हमारी क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो रेपिड अब्जॉर्प्शन इफ गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम एम्प्टिंग इज हाई, अगर जितनी जल्दी पेट खाली रहेगा उतना ज़्यादा। सो इफ ड्रग अब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन सो गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम इज हाई, ठीक है। सो डिसीज स्टेट, अब डिसीज स्टेट क्या होगी कि अगर किसी को गैस्ट्रिक अल्सर है या हाइपरथायरॉयडिज्म है सो डिक्रीज अब्जॉर्प्शन, ठीक है, या हार्ट डिसीज है तो अब्जॉर्प्शन घट जाएगा। देन इंटेस्टाइनल ट्रांसिट टाइम है कि कितने टाइम ड्रग हमारे पेट में रह रही है, मतलब पूरे GI ट्रैक में रह रही है, तो जितने टाइम रहेगी तो उतना ज़्यादा उसका अब्जॉर्प्शन होगा, रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन उतना हाई होगा, ठीक है।
तो हमारा क्या है, जैसे इंटेस्टाइनल डिओडेनम में जो ड्रग होती है ट्रांसिट टाइम उसका 5 मिनट होता है, जेजेनम में 2 मिनट वो 2 आवर होता है, फिर इलियम में 3 to 6 आवर होता है, फिर कोपियम में हमारी 0 to 0.5 to 1 आवर होता है, मतलब हाफ टू 1 आवर होता है, फिर कोलोन में हमारा 6 to 12 आवर होता है। ठीक है, तो सबसे कम डिओडेनम में हमारी ड्रग रहती है, फिर उसके बाद जेजेनम में, फिर उसके बाद इलियम में, फिर हमारी सबसे कम मतलब थोड़ी कम से कम 1 आवर तक हमारे केकियम में, फिर कोलोन में 6 से 12 घंटे तक ड्रग रह सकती है। ठीक है, ये ट्रांसिट टाइम होता है। तो ये हमारे यहाँ तक पूरे फैक्टर थे। अब हम पढ़ते हैं, क्या हमें पढ़ना है, अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग बस नॉन पर ओरल रूट। ठीक है, मतलब कि अभी तक तो हमने जो भी ड्रग का अब्जॉर्प्शन पढ़ा था वो सब हम ओरल रूट थे। अब ड्रग का अब्जॉर्प्शन देखना है हमें किसके थ्रू, नॉन पर एक्ट्रावास्कुलर रूट। ठीक है, OS मतलब ओरल मतलब ओरल रूट को छोड़ के एक्ट्रावास्कुलर टैबलेट को छोड़ के उनके अलावा जो भी रूट हैं उनसे ड्रग जो हमारा अब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका देखना है। ठीक है, तो कौन कौन से एक्ट्रावास्कुलर रूट होते हैं, तो नॉन पर OS का मीन होता है द अदर देन ओरल रूट विच बाईपास द GIT एंड रीच इन स्टोमक सर्कुलेशन। ठीक है, तो उसमें हमारी ड्रग जो होगी वो GIT में नहीं जाएगी। तो एडवांटेज ऑफ दिस रूट, तो इसमें अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, ठीक है, और अवॉइड ड्रग अब्जॉर्प्शन बाय बाइल यूज और रैपिड एक्शन और डिपोजिशन डिपोर्ट प्रिपरेशन फॉर प्रोलॉन्ग यूज। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला है पर OS वास्कुलर। क्या होता है कि पहले OS वास्कुलर जान लीजिए, उसमें क्या होता है ड्रग आपने ली और वो GIT में जाती है। ठीक है, देन वो लीवर में जाएगी, देन सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुँचेगी। बट इसमें क्या हो गया, नॉन पर OS वास्कुलर में एक्स्ट्रा वास्कुलर रूट में, इसमें आप ड्रग डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे ऑकुलर रूट होता है, नेजल रूट होता है, प्लमनरी रूट होता है, वकल सबलिंगुअल रूट, रेक्टल, वजाइनल, तो इसमें ड्रग क्या होती है डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है, उसे ना तो GIT में जाना है ना लीवर में जाना है। ठीक है, तो ये हमारे नॉन पर OS। तो पहला रूट लिखना है बकल रूट। बकल रूट क्या होता है, सबलिंगुअल रूट भी बोलते हैं, बकल या सबलिंगुअल रूट बोल सकते हो। ठीक है, तो बकल रूट द मेडिकेशन इज प्लेस्ड बिटवीन चीक एंड द गम। ठीक है, देन सबलिंगुअल रूट में हमारा, इसमें तो हमारे जो चीक होते हैं, गाल होते हैं, उनके बगल में या टंग के बगल में रखी जाती है, और सबलिंगुअल में हमारी जो टंग होती है उसके नीचे। ठीक है, द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग अलाउ टू डिजोल्व। ठीक है, फैक्टर क्या है इसमें कि लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, अगर जितनी ज़्यादा लिपोफिलिसिटी होगी उतना जल्दी अब्जॉर्प्शन होगा, और pH ऑफ सलाइवा। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है कितने रेट से हमारा अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, देन रेक्टल रूट में हमारा, तो द रेक्टल रूट इज एडमिनिस्ट्रेशन इन चिल्ड्रेन एंड ओल्ड पेशेंट। सो बेसिकली जो रेक्टल रूट है ये एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है चिल्ड्रेन और ओल्ड पीपल में। द ड्रग सोल्यूशन जैसे माइक्रोनिमास और सस्पोजिटिव वगैरह दी जाती है इस रेक्टल रूट के थ्रू। ठीक है, तो इसमें फैक्टर क्या है, ड्रग इरिटेबिलिटी। ठीक है, ड्रग की इरिटेबिलिटी कॉज हो सकती है, और ड्रग का सरफेस एरिया भी अफेक्ट करता है कि कितना रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, देन हमारे टॉपिकल रूट, तो स्किन इज यूज फॉर टॉपिकल प्रिपरेशन लाइक लिनीमेंट, लोशन, स्प्रे, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल, इन सब के लिए हमारी स्किन बेसिकली टॉपिकल रूट के लिए होती है। तो इससे भी हमारे ड्रग कहाँ पहुँचती है, डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचती है। तो फैक्टर क्या है इसमें, स्किन की कंडीशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ टॉपिकल व्हीकल, कौन सा हमने क्या ड्रग ली है, और उसका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। अगर हम रब करके अच्छे से करेंगे तो ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, देन हमारा इंजेक्शन क्या है, रैपिड सेट ऑफ एक्शन है, डिलीवरी डायरेक्टली इन ब्लड स्ट्रीम, जैसे रूट सच एस IM, IV, सब्क्यूटेनियस और इंट्रापेरिटोनियल। ठीक है, तो ये हमारे रूट हैं, तो इनका भी सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होता है। देन हमारा प्लमनरी, तो प्लमनरी अब्जॉर्प्शन ये भी हमारा क्या होता है, GI अब्जॉर्प्शन, वो GIT को क्या करता है, अवॉइड करता है। ठीक है, तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय इनहेलेशन, प्लमनरी जो प्लमनरी वेन होती है हमारी उनके थ्रू हम इनहेल करते हैं। सिंस द ड्रग लार्ज सरफेस एरिया ऑफ एल्बोली एंड देन रैपिड अब्जॉर्प्शन जस्ट लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड इम्पेयर्ड एयर, के बीच हमारा जैसे जैसे गैस का एक्सचेंज होता है उसी टाइप से हमारा ड्रग का अब्जॉर्प्शन होता रहता है प्लमनरी रूट से। देन इंट्रानेजल रूट है जो नोज नेजल स्प्रे के थ्रू, तो इसमें भी डायरेक्ट हमारे जो ड्रग है हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है नेजल के थ्रू। ठीक है, देन इंट्रा ऑकुलर रूट है बाय यूजिंग ऑफ आई इन कंडीशन ऑफ माइट्राइसिस, मियोसिस, ग्लूकोमा वगैरह में हम इंट्रा ऑकुलर मतलब आई ड्रॉप्स कर। देन हमारे वजाइनल, सो बाय यूज रूट हम ट्रीट इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे नॉन पर एक्स्ट्रावास्कुलर रूट थे। ठीक है, थैंक यू।